नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और इस वक्त हम पूरी दुनिया के बाजारों में अगर देखें तो एक अजीब सी पहेली बनी हुई है। यूएस मार्केट को कुछ लोग मानते हैं ओवर वैल्यूड है। इंडियन मार्केट चल नहीं रहा है लेकिन न्यू हाई बन गया है। पैसे किसी के नहीं बने लेकिन इंडेक्स न्यू हाई बना चुके हैं। गोल्ड और सिल्वर की रैली कंटिन्यू है। सिल्वर तो न्यू हाईज भी लगा चुका है और 58-59 डॉलर्स को भी उसने टच किया है। मूल प्रश्न ये है कि इस वक्त जो पूरा रिस्क ऑन ट्रेड है और रिस्क ऑफ ट्रेड है, यानी हार्ड एसेट की तरफ ट्रेड और जो इक्विटीज है उनकी तरफ ट्रेड किस तरह बन रहा है और इकोनॉमीज का आउटलुक क्या है, क्योंकि मनी फ्लो को समझना बहुत जरूरी होता है। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमेशा की तरह मेरे मित्र और मेरे मेंटर रितेश जैन जी, जो कनाडा से मेरे साथ जुड़ते हैं। और थैंक यू सो मच सर, मैं तो बहुत कुछ आपसे सीखता रहता हूँ और मेरे जितने फॉलोअर हैं ना आपके फैन हैं। रोज सुबह मॉर्निंग शो में वो आपकी डिमांड करते हैं कि रितेश जी को लेके आइए, कुछ हमें उनसे समझाइए। तो 3-4 बड़े प्रश्न हैं जो मैं आपसे समझना चाहता हूं सर। एक तो पहला मुझे ये समझाइए कि जो इस समय ग्लोबल मार्केट का लैंडस्केप है, आउटलुक है, वो इन टर्म्स ऑफ फ्लो और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कैसे देख रहे हैं आप? नीरज, सबसे पहले तो ना मार्केट इस समय ना एक जैसे बोलते हैं ना होल्डिंग पैटर्न में है। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से वॉल्यूम्स एकदम कोलैप्स हो गए हैं। पिछले हफ्ते छुट्टी थी, लॉन्ग हॉलीडे था, तो 2-3 दिन के लिए मार्केट बंद था। एंड द रीजन इज कि अगले कुछ दिनों में ना बहुत बड़ी डिसीजन आने वाली है। आप करंटली शायद येन कैरी ट्रेड देख रहे हो, लेकिन 10 तारीख को स्कोटस की डिसीजन आने वाली है ऑन टैरिफ, यूएस सुप्रीम कोर्ट की। पता चल जाएगा कि कि ये जो टैरिफ थे ये प्रॉपर्ली लीगल थे कि नहीं थे। और काल्ची में अगर आप काल्ची मार्केट्स में देखोगे तो देयर इज अ 75% चांस दैट दिस विल बी ओवररूल्ड, दीज थिंग्स विल बी ओवररूल्ड। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट पे कि देखो, अगर तुमने रिवर्स कर दिए ना तो मैं $2,000 फ्री के लोगों को बांट नहीं पाऊंगा। तो दे आर पुटिंग अप, सो देयर इज अ गेम गोइंग ऑन, ही इज पुटिंग प्रेशर ऑन सुप्रीम कोर्ट। देखो, अगर रहने देना इसको जाने मत देना। तो एक चीज ये है, 12 तारीख को आपका फेड मीटिंग है। कायदे से रेट कट होना नहीं चाहिए, लेकिन आपने देखा था बीच में एक बार रेट कट की पॉसिबिलिटी 80% से 20-30% हो गई थी, तो सारी मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूटी थी, डॉलर में भी रैली आ गई थी। उसके बाद ये पहली बार है कि फेड विल बी स्प्लिट इन मिडल। मैंने कभी नहीं देखा एलन ग्रीनस्पैन के बाद कभी भी कोई उनके टाइम से हर एक फेड गवर्नर ने ना अपना होल्ड रखा है। तो 1 और 2 डिसेंट होते थे, बट ऐसा लग रहा है ये पहली बार ये हाफ स्प्लिट इन मिडल हो गया है कि आधे लोग रेट कट की बात कर रहे हैं, आधा लोग रेट कट की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने म्यूटिनी करवा दी है फेडरल रिजर्व बैंक में, विच इज नॉट अ गुड थिंग। बट वो 12 तारीख को किसी भी तरफ वो रेट डिसीजन जा सकता है, तो एक वो चीज है। तीसरा, हम लोग रोज सुबह उठकर देखते हैं कि जापान में बॉन्ड यील्ड्स आर गोइंग अप। नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, वो चाहती है कि थोड़ा स्पेंडिंग हो शिंजो आबे की तरीके से। तो अगर आप देखो तो उनकी इक्विटी मार्केट्स कंटिन्यू टू डू वेरी वेल, बॉन्ड मार्केट कंटिन्यूज टू डू वेरी बैडली, बॉन्ड यील्ड्स उनके ऊपर जाती रहती हैं। तो डर लगा रहता है कि येन कैरी ट्रेड रिवर्स हो जाएगा क्या, क्योंकि देखिए एक टाइम था जब, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के रेट समझ लो 3% थे, जापान के रेट 0% थे। तो जापान के पेंशन फंड्स को जैसे एक रिटर्न देना होता है मिनिमम, तो उन्होंने बोला यार चलो जापान के बाहर इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट 0 रह गए 15-20 साल तक, तो उन्होंने बहुत पैसा बाहर इन्वेस्ट कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया की 5% ऑफ द बॉन्ड मार्केट इज ओन्ड बाय जापानीज। तो अगर कैरी ट्रेड रिवर्स होता है, मतलब कि लोग बोलते हैं चलो ऑस्ट्रेलियन जापानीज पेंशन फंड अगर बोलते हैं कि चलो ग्लोबल एसेट्स बेचते हैं इंक्लूडिंग इंडियन एसेट, और वापस अभी जेजीबीज खरीदेंगे, जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड, तो येन कैरी ट्रेड रिवर्स हो सकता है। बट अभी तक मुझे उसके चांसेस साइन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि येन कैरी ट्रेड रिवर्स कैसे होगा? आप ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड बेचोगे, आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेगा, आप उस ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जेपीवाई में कन्वर्ट करोगे, और जेपीवाई में कन्वर्ट करके आप जेजीबी खरीदोगे। तो इसमें एक मिसिंग पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कन्वर्जन इनटू जापानीज येन। तो यानी कि जापानीज येन एप्रिशिएट होना चाहिए। जब तक आप जापानीज येन एप्रिशिएट नहीं देखोगे, जब तक ये मान के चलो ये जो येन कैरी ट्रेड रिवर्स नहीं होगा। फॉर येन कैरी ट्रेड टू रिवर्स, JPY has to move big time overnight, suddenly
happened. तो अभी तक जापानीज बॉन्ड्स में मंदी आ रही है, लेकिन जापानीज पेंशन फंड्स आर नॉट सेलिंग ग्लोबल एसेट्स टू बाय जापानीज बॉन्ड्स. सो मैं अगले कुछ दिनों में अपना होल्डिंग पैटर्न किसी तरफ तो मूव करेगा. ऑल्दो मैं ये भी बता देता हूँ, ईयर एंड रैली होती है हर जगह, हम लोगों ने देखा, जैसे इंडिया में मार्च एंड में होती है, यहाँ पर इनका दिसंबर एंड है. हर फंड मैनेजर देखता है कि ड्रेसअप करने की कोशिश करता है कि चलो कैश भी है, यूज कर लो. लोग बेचते नहीं है दिसंबर एंड में. तो जैसे सैंटा रैली का आपने नाम सुना होगा, सैंटा रैली. तो सैंटा रैली 20 तारीख के बाद चालू हो जाएगी. तो बिटवीन नाउ एंड, अगर मार्केट में कोई करेक्शन आनी है, कोई चीज मूव होनी है, तो बिटवीन नाउ एंड 15-20 ऑफ दिसंबर है, उसके बाद नहीं होगा. उसके बाद वी बी गोइंग टू लो वॉल्यूम, बट लो वॉल्यूम में ऊपर ही जाता रहता है बाजार. तो ये 2-3 चीजों के डिसीजन क्लियर हो जाएंगे ना, तो हमें भी पता चल जाएगा which side we are sitting on. But in the meantime, there are a lot of markets which are breaking out. Brazil is breaking out. Brazil 52 weeks high पर आ गया है. Oil services companies are breaking out. Natural gas $3 का $5 हो गया है. Copper आज आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में, copper is breaking out. AI ट्रेड थोड़ा रिवर्स हो रहा है. रिवर्स का मतलब ये हो रहा है कि ऊपर नहीं जा रहा है. मतलब आपको मैक्स 7 ETF दिखाई देगा, वो वही है. कभी वो मेटा ऊपर चला जाता है, कभी एप्पल और गूगल ऊपर चला जाता है. तो दे आर कीपिंग इट ओवर देयर एज इंडेक्स मैनेजमेंट. पैसा आपको क्लियरली दिख रहा है कि इज मूविंग आउट ऑफ मैक्स 7 इनटू अदर एसेट्स. जैसे जेंसन हुआंग ने बोल दिया, अरे भाई चिप्स तो हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? तो आपको पता होगा, हम लोग 2-3 साल से बात कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिफिकेशन कंटिन्यूज टू बी माय मैक्रो थीम ऑफ द डिकेड. मतलब 5, 6, 8 मॉडल्स हैं, हर एक के अपने अपने मॉडल्स हैं. अभी मॉडल तो एक ही विन करेगा ना. 6-7 मॉडल्स तो आप नहीं चलाओगे ना अपने लैपटॉप पे, बट हर एक मॉडल चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना. तो हर कोई फाइट करेगा एनर्जी के लिए. तो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन व्हिच मॉडल विल विन? आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई नो दैट एवरीबॉडी रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी. Absolutely. So in front of you, things are not changing. On the margin they are changing, where max 7 से पैसा लीक हो रहा है. On the margin, dollar index is at a holding pattern around 100 के करीब खड़ा हुआ है, वो होल फिगर के आसपास. जितना होल फिगर के आसपास खड़ा रहेगा, उतना इट विल ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन. So you should get all these answers probably by in the next 2 weeks. अगर आपको 2 वीक में वो आंसर नहीं मिलते हैं, तो then you will get all those answers in January. Right. I think you can manage these markets simply because there is no news big enough to move the market either ways. सर एक सिचुएशन मुझे समझाइए, जो कि दर्शक लोग बहुत पूछते हैं. एक सिनेरियो ये कि मान लीजिए फेड ने रेट कट नहीं किया सिचुएशन को देखते हुए, और चूंकि ये पावेल साहब की लास्ट पॉलिसी है, इसके बाद हेसेट साहब आने वाले हैं, माना जाता है कि वो राइट हैंड है उनके, ट्रम्प के, या जो भी आएगा वो उनकी चॉइस का होगा. इस सिनेरियो में अगर रेट कट नहीं हुआ तो मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा? So, पहली बात तो लास्ट पॉलिसी नहीं है. मई 2026 तक ही इज द फेड गवर्नर, ही इज द फेड चेयरमैन. देखिए, आप कोई चीज अगर डिस्काउंट करके रखते हैं, तो मार्केट में हर एक एसेट में वो चीज डिस्काउंटेड है. अगर आज की डेट में वो डिस्काउंटिंग 80% पहुंच चुकी है, डिस्काउंटिंग अगर वो नहीं आता है, तो आपको याद है 2 साल पहले अराउंड टेपर टैंट्रम करके दिसंबर में कुछ हुआ था, व्हेन मार्केट्स next few days collapsed. So you are leading the market to a garden path and suddenly say overvalued, over-indebted market. You get volatility will go through the roof in an illiquid market where there's not too much of flow. मैंने ये देखा है कि चाहे वो यूके से हो, चांसलर रीव्स, चाहे वो जर्मनी से हो, चाहे वो यूएस से हो, दे आर ऑल ट्राइंग टू मैनेज द मार्केट. क्यों? सबको पता है कि डेट बहुत ज्यादा है. अगर हमने वॉलेटिलिटी अलाउ कर दी, तो देन मार्केट्स कैन बिकम इलिक्विड और हाथ से निकल जाएंगी. सो दे आर ऑल ट्राइंग टू मैनेज द मार्केट. सो आई एम ऑफ द व्यू दैट दे विल ट्राई टू, अगर एक्सपेक्टेशन 80% है, तो दे विल वांट टू कट द रेट्स. और चेयरमैन पावेल, अगर आप जो भी देखना चाहो, उनके टेन्योर में बाजार अच्छा रहा है. ओके, इकोनॉमी हैज डन वेल,
इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक मैनेज कर लिए पिछले साल 2 साल से। उससे पहले कोविड के बाद जो हुआ वो भूल जाइए, लेकिन साल 2 साल से ठीक ठाक मैनेज करा उन्होंने जो बाइडेन के टाइम पे काट दिया 50 बेसिस पॉइंट जब उन्हें नहीं काटना चाहिए था। Right. It has become politicized. You might not be knowing, but 84% of all the people who work in Federal Reserve Bank all put together, 84% of them are Democrats. They vote for Democrats, registered Democrats. Right. तो ऐसा लगता है कि अरे यहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ट्राइंग टू सपोर्ट द इकोनॉमी and doing everything whatever he's can do from the fiscal side. You will not do it on monetary side. You should do it on monetary side. So I gather that he will not upset the apple cart. He will, simply because there's a lot of discounting which has happened. आप चाहो तो अगले कुछ दिनों में डिस्काउंटिंग कम कर सकते हो और मार्केट्स कैन, but if you do try doing that thing, let's say there is still a 20% chance you might not cut the rate. So if you do not cut the rate, then these markets can easily take a serious knock of 5 to 7% easily. Or dollar index ऊपर चला जाएगा. The problem is dollar index will go up. Dollar index go up. So before, yeah, please continue. Yeah. नहीं, और केविन हेसेट का अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है. President Trump is teasing that he is the next one. Teasing is the right. क्या होता है, जैसे ही आप नेक्स्ट चेयरमैन का अनाउंसमेंट कर देते हो ना, और पिछले चेयरमैन को 6 महीने बचे हैं, हम मार्केट वाले सिर्फ अगले वाले के बारे में सोचते हैं. करंट वाला इज अ लेम डक काइंड ऑफ थिंग ना. मतलब हमें क्या फर्क पड़ता है करंट वाला क्या सोचे. तो अगर उनको लगता है कि रेट कट नहीं आने वाला है, on that day he can announce Kevin Hassett as the new chairman and market will say okay, नहीं काटा तो कोई बात नहीं, चलो अब केविन हेसेट आ रहे हैं, वो कर देंगे अपने आप. तो बहुत सारे permutations combinations behind the scene चल रहे हैं जो mere mortals like us don't know about it. एक्चुअली क्योंकि ट्रेजरी सेक्रेटरी जो मिस्टर बेसेंट है, उन्होंने कहा कि 25 तारीख से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी. एक तरीके से वो सीधे मैसेजिंग थी पावेल साहब को कि अगर आपने नहीं किया ना तो ये लो ऐसा अनाउंसमेंट हम करेंगे. बहुत क्रिटिकल चीज है. पावेल जा रहे हैं, जाते समय go on a high note. Why do you want to be known as ये जाते समय मार के गया बाजार की? Why do you want to do that thing? You've done a good job recently. People have good memories of you. 25 basis points से क्या होगा? Inflation ऐसा तो है नहीं कि is going out of hand. Oil prices are low. Gas prices are low. Okay. People are actually there is K-shaped economy चल रही है where credit card outstanding has gone up. So people at the lowest strata of the society are really, really stressed. तो आप ये नहीं बोल सकते अरे मैं सिर्फ एसेट प्राइसेस देखकर नहीं काट रहा हूँ. तो आई थिंक इसलिए मार्केट भी अगर आप देखोगे तो एक नया हाई बना है 6950 का S&P. उसके बाद सब क्वाइट हो गए कि चलो what is coming, because you want to break 6950 and go to 7000, which is like a whole number. You need that support from the market. You need the support from the monetary authorities. Yeah, need a bigger push. So before moving to sir our next theme of question, एक क्वेश्चन और आपसे इस पे, क्योंकि अपना ये शो जो है ना आपके कनाडा और यूएस में बहुत लोग देखते हैं, हमारे जो एनआरआई लोग होते हैं, और वो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों हैं. क्या आप ये कहेंगे कि यूएस के जो मैक्स 7 स्टॉक्स हैं उनमें अब कोई फिलहाल वो बचे उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से? देखिए मैंने तो लास्ट ईयर दिसंबर से ही बोला था, अगर आप देखोगे तो मैक्स 7 हैज नॉट गिवन यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न कंपेयर्ड टू लॉट ऑफ एसेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ये ट्रेड जनवरी टू मार्च में रिवर्स हो गया था एक बार. अप्रैल में आपको दिखाई दिया होगा सेलिंग, उसमें मैक्स 7 में बड़ी सेलिंग आई थी. उसके बाद ये ट्रेड में फिर से जान आई. ओवर द लास्ट 1 month, because of Google's TPU, because of OpenAI cutting spending and today Meta cutting spending, इस ट्रेड में से, और Nvidia not able to put a new high in spite of one of the best results, mind blowing results. तो मैंने हमेशा कुछ चीज देखी है कि एक स्टॉक अगर खराब रिजल्ट पे नहीं टूटता है और एक स्टॉक जो बहुत अच्छे रिजल्ट पे ऊपर नहीं जाता है, देयर इज, मैं नॉर्मली स्टॉक्स नहीं देखता, इट्स अ साइकोलॉजी एक्चुअली. It tells you that something is changing, but something is changing happens at margin. It doesn't happen overnight. It is possible that some part of money is leaving this thing slowly. दिसंबर तक नहीं होगा क्योंकि दिसंबर एंड का हर एक को एनएवी दिखाना पड़ता है, इसलिए आपको वो सेल ऑफ नहीं दिखाई दे रहा है. Because you would still like to manage your NAV as a fund manager, global fund managers. $1 trillion fund manager will not want to sell it going into December. तो
बट आई कैन फाइंड दैट कि ना वो बैलून में से ना थोड़ी हवा निकल रही है, स्लोली हवा निकल रही है, और वो हवा जो निकलती है ना वो लिक्विडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, जो Yes. लिक्विडिटी एक हॉग हो रही थी इन पर्टिकुलर 6-7 स्टॉक्स में, वो लिक्विडिटी निकल के थोड़ा सा कहीं और जा रही है। अब आप छोड़ो ना अपने सामने, एप्पल ने कभी भी एआई में स्पेंड नहीं करा, एप्पल इज पुटिंग अ न्यू हाई। Yes. और जिन लोगों ने एआई में स्पेंड करा दे आर नॉट एबल टू डू इट। सो क्या हो रहा है, कुछ समथिंग इज चेंजिंग, तो वी नीड टू जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। बट मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो हमेशा पिक्स एंड शवल की बात करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है एआई का, बट एआई की स्पेंडिंग जहाँ होगी पैसा तो वहां बनेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आपने भी एक लास्ट में लाइन कही कि वहां की जो हवा निकल रही है वो पैसा कहीं और मूव हो रहा है। हाँ। इसको मैं क्लब करता हूँ अपनी अगले क्वेश्चन, अगली थीम पे। दो एसेट क्लासेस जहां पे एक ही, मतलब बेसिकली एक ही है, दो उसके टूल हैं, गोल्ड और सिल्वर। हमने कई बार इस पे चर्चा की है और हर बार ये एक हेडलाइन के रूप में निकल के आया, और जो भी आपने टारगेट दिए हैं वो इनवेरेबली अचीव हुए हैं। तो ये जो है, अब गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक आपके हिसाब से क्या है? और जो आपने भी कहा कि पैसा निकल के कहीं और जा रहा है, वो क्या इधर जा रहा है क्या? देखिए, नहीं, गोल्ड तो मैं आपको ये भी बता दूं, गोल्ड रिटेल खरीद ही नहीं रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। आप गोल्ड ईटीएफ या जीडीएक्स में शेयर्स आउटस्टैंडिंग देख लोगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में ना आप बात करो ना, इवन कनाडा में लोगों से बात करो, कैनेडियन से, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोल्ड। एक सोसाइटी जिसने कभी जिसमें ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहे हो, जिसमें हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा हो, जिन्होंने क्राइसिस नहीं देखा हो ना, उन्हें गोल्ड का मतलब नहीं पता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो अभी तक हाथ ही नहीं लगाया गोल्ड को, उनका है ही नहीं, एसेट एलोकेशन में है ही नहीं। बोफा बोलते बोलते बोलता रहता है कि भाई चेंज करो, बढ़ाओ, बट है नहीं किसी के पास गोल्ड। तो सिल्वर तो बात की बात हो गई, पहले तो गोल्ड आना चाहिए। गोल्ड खरीद कौन रहा है? अकॉर्डिंग टू माय डिस्कशन विद सम वेरी बिग प्राइवेट बैंकर्स, there are some central bankers which have a target of increasing their gold allocation over the next 6 months to 1 year by buying every day in the market very very small amount which you will not see, and they cannot disclose it also because कोई भी यूएस की रॉन्ग साइड पे नहीं आना चाहेगा। मुझे पता है मिडल ईस्ट से जो किसी से बात करी थी, मिडल ईस्ट से एक बहुत बड़ा सेंट्रल बैंकर है who's shifting lot of reserves from US treasuries into gold, but if you become very apparent in the market, then you get a call from US, क्या कर रहे हो तुम ये चीज? क्योंकि यूएस का अभी भी होल्ड है ना मिडिल ईस्ट में, सिर्फ आपको होल्ड 3 कंट्रीज पे नहीं दिखाई देता यूएस का, रशिया, चाइना और इंडिया पे, बाकी हर जगह यूएस का होल्ड है। तो आप कुछ भी करना चाहोगे तो आप सटली करोगे। फिर दूसरा व्हाट आई एम फाइंडिंग इज देयर आर बिग वॉल्ट्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स व्हिच आर इन वेरी बिग डिमांड, यहाँ पर मिनिमम $5 million का गोल्ड रखा जाता है टू टेक दोस लॉकर्स and just put gold over there. So आप ये फाइंड करोगे अगले 5-6 साल में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट गोल्ड से खत्म हो जाएगा। गोल्ड इतना महंगा हो जाएगा कि कोई रिटेल उसे अफोर्ड कर ही नहीं पाएगी। मतलब वो 24 कैरेट खत्म हो जाएगा। आप वो 10-12 कैरेट करना चाहो, गोल्ड प्लेटिंग करना चाहो, वो आपकी बात है। गोल्ड विल गो फ्रॉम रिटेल हैंड इनटू इंस्टीट्यूशनल हैंड, एंड गोल्ड विल बी यूज्ड ओनली फॉर नेट सेटलिंग ट्रांजैक्शंस between countries. Silver में obviously there is some industry use, we know about it. Silver has just been named as a strategic metal by US. Europe ने already कर दिया था. There is somebody who's buying a massive delivery of silver, जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ। आपको लास्ट 3 दिन में बताना पड़ता है नवंबर एंड में फॉर दिसंबर डिलीवरी कि आप डिलीवरी लेना चाहते हो या रोल ओवर करना चाहते हो। मोस्टली लोग रोल ओवर करते हैं। कोई खड़ा हो गया डिलीवरी के लिए $2 बिलियन की डिलीवरी के लिए, $2 बिलियन यूएसडी की। अभी सिल्वर तो है ही नहीं इतना। तो आपको बीच में 8-9 घंटे वो कॉमिक्स का पता चला होगा कि बीच में 8-9 घंटे कॉमिक्स बंद हो गया, कूलिंग प्रॉब्लम। आप किसी इंजीनियर से पूछ लो, वो आपको बता देगा कि कूलिंग प्रॉब्लम नहीं थी। और दूसरी बात, यार ऐसे कैसे होता है कि सिल्वर का ही कॉन्ट्रैक्ट और गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारा नहीं चला, बाकी सब चीज तो चल रही थी। कूलिंग की प्रॉब्लम सिर्फ सिल्वर की आती है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। तो there is something going on over there where पेपर प्राइस कुछ और है, चाइना का प्राइस कुछ और है, फिजिकल प्राइस कुछ और है, इंडिया का प्राइस कुछ और है, सब
पेपर प्राइस का कोई मतलब ही नहीं है अभी। हम्म, आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, सिल्वर का उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सिल्वर और गोल्ड की रेशो के बारे में मैंने आपको कितनी बार वो बोला हुआ था एक्चुअली। आई विल स्टिल गो बाय द सेम थिंग दैट अगर आज की डेट में अगर आप 4200 का गोल्ड लगाओ, पहले तो मैं गोल्ड में बता देता हूँ कि गोल्ड में क्या हो रहा है। आप गोल्ड में देखोगे मुझे करेक्शन दिखती ही नहीं है, कभी भी मैं वेट करता हूँ ना कि करेक्शन आनी चाहिए, यार कोई चीज इतनी बढ़ गई है तो इट शुड गिव अ बिग करेक्शन। व्हाट इट गिव्स यू एंड अप इज टाइम करेक्शन, इट जस्ट डजंट गिव यू प्राइस करेक्शन। आपको 4-5% से ज्यादा करेक्शन मिलती ही नहीं है, और अगर आती है ना तो बाउंस कर जाता है बहुत फास्ट। तो इसका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ हैंड स्टैंडिंग ओवर देयर जो खड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला कोई सेंट्रल बैंक है, एक है या कुछ है जिनको रोज की रोज इतना खरीदना है मार्केट में, तो वो खरीद रहे हैं और वो आपको बताएंगे नहीं कि कितना खरीद, कोई बताना थोड़ी चाहेगा, कोई सेंट्रल बैंक थोड़ी पब्लिक डोमेन में आकर बोलेगा आई एम शिफ्टिंग $100 बिलियन ऑफ माय रिजर्व्स फ्रॉम यूएस ट्रेजरी टू गोल्ड। आज इंडिया का भी 250 टन यूके में रखा हुआ है, स्विट्जरलैंड में, आप उनसे क्वेश्चन पूछो भाई कब आएगा, वो आपको जवाब थोड़ी देंगे। वो ये थोड़ी बोल सकते नहीं यार वो दे नहीं रहा यार, क्या ज्यादा टाइम मांग रहा है। पहले तो बोलते थे कि 4 दिन में मिल जाएगा, अभी 8 हफ्ते मांग रहा है। क्यों? हमारा गोल्ड है भाई, वो ब्रिंक्स एरिया में वो ट्रक में डालो, फ्लाइट में डालो और भेजो हमें। पता चला कि वो ब्रिंक्स एरिया में तो जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो लंदन हीथ्रो से उड़ता है और वो जाता है डायरेक्टली न्यूयॉर्क। अमेरिकन्स आर प्रिवेलिंग अपॉन ब्रिटेन, देख सबसे पहले हमें दे दे, बाकियों का तो बाद में दियो तो। ओके, तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन गोल्ड मार्केट। सिल्वर में कोई डिलीवरी लेने के लिए खड़ा हुआ है, तो आप कभी भी देखो, आप उसे तोड़ने की कोशिश करो, कुछ नहीं होता। ओके, एंड ऑब्वियसली एक होल नंबर की जो हम लोग बात करते हैं, सिल्वर इज क्लोजर टू अ होल नंबर। मैं हमेशा होल नंबर देखता हूँ। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू गो टच दैट होल नंबर। आपको याद है $4000 गोल्ड लाने पे कितनी मेहनत लगी थी? एक बार 4000 ब्रेक करा तो वो 4000 बिकेम द सपोर्ट। सेम with silver, once it crosses 60, it will be a support for 60. And we are headed significantly higher. If gold का मैंने आपको target दिया हुआ है over the next 3-4 years, how it can be, silver should be 2 to 3% of the price of gold. तो we are nowhere, मतलब उसमें रोज का रोज डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीजों में। जो लोग ट्रेड करते हैं उनकी बात दूसरी है। जैसे पिछली बार मैं आपको बता देता हूँ, $53 या $54 गया था। There was a lot of leverage position even in India. Leverage 47-48 तक आया ना, आदमी ने 30 to 54 में इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना 54 to 48 में गवा दिया। फिर 58, फिर 48 का 50 गया, 50 to 53 में लोगों ने शॉर्ट करा कि यार अब तो ये 44 जाएगा। काफी टेक्निकल एनालिस्ट ने कॉल भी दे दी। वो 53-54 में शॉर्ट था इस बार। पिछली बार लॉन्ग था तो नीचे घुस गया, फिर 53-54 पर शॉर्ट करा तो ये 58-59 जाकर शॉर्ट भी कटवा दिया। आप सिल्वर ऐसी चीज है, आप उसे ट्रेड करोगे ना, आप पैसा नहीं कमा सकते। I agree. Silver you need to have a conviction. कोई चीज पहली बार $50 के ऊपर लाइफ में जा रही है, 50 साल से आप भाव देख रहे हो, एक नया लेवल क्रिएट करा है, एंड इट क्रिएटेड वेरी क्वाइटली। इट वाज नॉट लाइक हंट ब्रदर्स। कॉमेक्स ने अपनी पूरी जान लगा दी है कि मैं मार्जिन बढ़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फिर भी नीचे नहीं जा रहा है। इट इज लाइक समवट थिंकिंग यार अभी मुझे पानी के नीचे नहीं रखना है, अभी मुझे पानी के ऊपर, वो बॉल को आपने पानी के नीचे बहुत समय तक दबाया है, अभी वो बॉल बोलती है मैं पानी के ऊपर ही रहना चाहती हूँ। तो एक नया प्राइस आता है तो उसमें कौन बता सकता है कि कहाँ भाव जाएगा। बट वन थिंग इज श्योर, सम फिजिकल डिलीवरीज हैपनिंग, वेरी लार्ज फिजिकल डिलीवरीज हैपनिंग, और ऑब्वियसली कोई बताना नहीं चाहेगा। तो अगर आज मैं इंडिया हूँ और अगर मुझे सोलर के लिए, फोटोवोल्टिक के लिए चाहिए, ओके, पता चला कि चाइना ने सारी की सारी डिलीवरी उठा ली अगले 2-3 साल की। फिर बीच में साउथ कोरिया की कल न्यूज आ गई कि शंघाई मेटल एक्सचेंज से दे आर बाइंग $75 बिलियन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जापान बोलते ये क्या हो गया, साउथ कोरिया वो भी उठा के ले गया। व्हाई वुड साउथ कोरिया बाय गोल्ड एंड सिल्वर? खरीदो ना भाई यूएस ट्रेजरी जाकर। यस, सिल्वर इंडिया क्यों कर रहा है? आपने देखा हमारे यहाँ लोग बेकार की बात करते रहते हैं यार, अरे डॉलर रुपये टूट गया। अरे डॉलर रुपये क्यों टूटा? क्योंकि आपने गोल्ड खरीदा, इसकी वजह से टूटा। कौन है, किसकी प्रॉब्लम आ रही है? जो भी आदमी जिसने भी गोल्ड है घर से, वो रिच हो गया। अरे लोग बेचेंगे नहीं, अरे भाई नहीं बेचो। लेकिन 25-30 साल पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में हेलॉक कॉन्सेप्ट आया था कि होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट।
कि लोग अपने घर के अगेंस्ट घर को यूज करने लगे थे एज एन एसेट। वो तो रहते हैं उस घर में, उसको भी यूज करेंगे। ये तो गोल्ड तो आप घर रहते भी नहीं हो, मतलब गोल्ड ऐसी चीज है जो आपके पास पड़ी हुई है, व्हाई नॉट यूज इट फॉर लिक्विडिटी पर्पस। So gold will be used for liquidity purpose and everybody in second and third tier town is rich. Nobody is complaining about अरे डॉलर रुपी टूट गया। अरे किसका प्रॉब्लम है आउटसाइड ऑफ इकोनॉमिस्ट, किसका प्रॉब्लम है डॉलर रुपी टूट गया? सो आई एम जस्ट सेइंग दैट ये सब गोल्ड से रिलेटेड ही सारे इश्यूज हैं सारे के सारे। Right. I am also hearing from a very big private banker in Switzerland that India is also silently buying gold. तो गोल्ड और सिल्वर का टारगेट हम लोगों ने एक कैलकुलेट किया था, एक्सेल पे डालो तो निकल आता है, तो बहुत ऊंचे का टारगेट। मैं खाली ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ कि गोल्ड का जो भी प्राइस होगा उसका 2 to 3% सिल्वर होना चाहिए जी। गोल्ड का प्राइस 5 साल में $10,000 भी हो सकता है, तो आप फिर कैलकुलेट कर लीजिए कि चांदी का भाव क्या होना चाहिए। हाँ देखिए, दो बार गोल्ड हैज गिवन 8 टाइम्स रिटर्न फ्रॉम द बॉटम 50 साल में, वो तो नंबर है। तीसरी बार भी अगर मैं देखूंगा तो मैंने आपको शायद $8 से 10,000 बोला था, मैंने 10 नहीं बोला था, मैंने 8 से 10। 8 to 10। यस। तो देन आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, तो मैं तो सर हेडलाइन बनाता हूँ तो मैंने राउंड फिगर ले लिया 10 का। हाँ नहीं, बात सही है, बट मैं नंबर वाला आदमी, मैं हर चीज नंबर के हिसाब से करता हूँ। मैं नंबर दूंगा। सर ने 8 to 10 बोला था, हमने उसको राउंड ऑफ करके 10 कर दिया, राउंड फिगर। चलो लिखने में अच्छा लगता है वो कि ठीक है, लेकिन तो वी हैव नॉट सीन एनीथिंग। 4400 इज द ऑल टाइम हाई, वी आर ऑलमोस्ट क्लोजर टू 4400, $100-150 नीचे है। इट इज गुड, करेक्शन हो गई, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, माय ट्विटर फीड इज कंप्लीटली क्लीन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सो इट्स अ गुड थिंग। ये क्लीनलीनेस होती रहनी चाहिए। सर दिवाली के समय 200% गोल्ड की इंपोर्ट बढ़ी है इंडिया में और 400% सिल्वर की, तो ये नंबर जो आए हैं इसीलिए आपकी करेंसी पे इतना इम्पैक्ट आया। सर बिफोर मूविंग टू इंडियन मार्केट पे सुने, एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि आप उसका जवाब मुझे दीजिए, हालांकि मैं उससे एकदम कम, लेकिन मैं पूछ जरूर लूंगा क्योंकि बहुत दिवाली के समय बहुत बड़े बड़े लोगों ने उस पर अपने कमेंट रखे थे कि अरे गोल्ड क्या है, गोल्ड कोई बढ़ता है क्या, है कोई एसेट क्लास है, इसमें तो कुछ डालना ही नहीं चाहिए, 100 ग्राम गोल्ड आपने लिया तो 10 साल बाद ही 100 ग्राम रहेगा, मतलब इस टाइप के ऐसे से लॉजिक दिए जो आपको सुन के हंसी आ जाएगी। फिर किसी ने कहा नहीं अब तो लैब ग्रोन गोल्ड भी बन सकता है, तो आप लोग गूगल अलर्ट लगा के बैठे। दिस काइंड ऑफ टॉक्स हैपेंड इन इंडिया ड्यूरिंग फेस्टिवल दिवाली, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, मैं उसके बारे में तो नहीं बोल सकता। दिस इज सम टॉपिक ऑन व्हिच आई डू नॉट हैव अ व्यू, ऑल्दो गोल्ड कैन कम फ्रॉम एस्टेरॉइड आल्सो, पीपल से गोल्ड कैन कम ऑन एस्टेरॉइड। जो मुझे पता है टोटल, देखिए 3-4 स्टडीज हैं, मैंने 2 जियोलॉजिकल स्टडीज पढ़ी हैं, 2,50,000 टन सोना है अंडर अर्थ सरफेस। मुझे नहीं पता एस्टेरॉइड पे कितना है, वो अलग से जो अपना प्लेन जो अपना रॉकेट लेकर जाएगा वही बता सकता है कि वहां कितना है। 2.5 लाख टन में से 2,15,000 टन ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर आ चुका है। राइट। 60 to 70% इज विद ब्रिक्स कंट्रीज, नॉन G7। 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, बट 60 to 70% इज द वन। लास्ट 30 से 35,000 टन बचा है और उसे भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप किसी की भी डिस्कवरीज देखोगे ना गोल्ड सिल्वर में, डिस्कवरीज आर नॉट कमिंग सो इजीली नाउ, सिंपली बिकॉज आप उसमें से 3/4 तो निकाल चुके हो ना, आखिर थोड़ा सा ही बचा है अर्थ सरफेस में। बट हो सकता है, लोग बोलते हैं कि जैसे डायमंड लैब ग्रोन डायमंड हो गया वैसे लैब ग्रोन हो जाए गोल्ड। ये सब ऐसी डिस्कशन है जिसपे मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग जीरो है। आई नो मैंने इसलिए कहा कि मेरी व्यू जिस दिन चेंज होगी उस दिन चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए रहता हूँ, मतलब then you become these are never ending stories. I leave it this question because I understand what you are thinking. तो मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि ये इतना डिस्कस हुआ था कि मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी, तो लेट्स लीव इट। ये वाला मैंने ऐसी फनी क्वेश्चन था, मैंने डाल लिया था। अब आते हैं इंडियन मार्केट में। सर इंडियन मार्केट में न्यू हाई बन गया और लोगों के पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे हैं, 2-3 स्टॉक्स के दम पर ये न्यू हाई बना है और उसमें फिर तरह तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लोगों ने लगाए। लेकिन नेट पोजीशन ये है कि चाहे वो फंड मैनेजर हो, मैंने पर्सनली 3-4 फंड मैनेजर से बात की,
रिटेल से तो हम लोग करते ही रहते हैं, एचएनआई से भी हमने की। एवरीबडी इज इन सॉरो, दुखी है सब। आप बताइए क्या चल रहा है इंडियन मार्केट में? मैंने ना लास्ट ईयर जून में भी एक बार बात करी थी, फरवरी में ना एक पूरा ट्वीट लिखा था ट्विटर थ्रेड पे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। द प्रॉब्लम इज नॉमिनल जीडीपी। देखिए लोग ना बात नहीं करते इस बारे में। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ प्लस प्राइस ग्रोथ। आपको अगर वॉल्यूम ग्रोथ मिल जाए बट प्राइस ग्रोथ जीरो हो तो देन यू हैव अ प्रॉब्लम। तो आप करंट जीडीपी में, लोग बोलते हैं यार करंट जीडीपी भी बराबर नहीं है, कॉम्पोजिशन 8% बराबर नहीं है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, बट मैं बोलता हूँ नॉमिनल जीडीपी मानते हो 8.5% है, इन्फ्लेशन प्लस रियल जीडीपी 8.5%। मैंने कहा आज से 3-4 साल पहले ये 13 या 14% होता था। इनफैक्ट 2020 तक मेरे पास डेटा है, सीआईसी का डेटा, एवरेज वाज 13 to 14%। आपका नॉमिनल जीडीपी 8-8.5% रह गया, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम यू फेस। जब तक वो नॉमिनल जीडीपी 10-11% नहीं आ जाता ना, कम से कम देखो 13-14 नहीं आएगा अभी, आपकी इन्फ्लेशन 5-6% वापस नहीं जाएगी, 3-4% चली जाएगी, बट यू आर बिकमिंग अ लिटिल बिट मोर मैच्योर इकोनॉमी, तो 3-4% चली जाएगी आपकी इन्फ्लेशन। उस लेवल पे आप करंट वैल्यूएशन आप वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हो जो आप 14% के नॉमिनल जीडीपी पे कर रहे थे, इसलिए आप लीडिंग ऑन वैल्यूएशन। Thus, you require higher nominal GDP for small and mid cap to do well. Higher nominal GDP means the order flow is higher, okay, which spills from large caps to mid caps and small caps. Inflation is like a lease of life for small cap and mid cap companies, and that is what you are missing. Now, government बोलती है कि यार मैं अपना फिस्कल डेफिसिट उतना ही रखूंगा, क्योंकि मोदी जी वेरी क्लियर कि मैं उतना ही रखूंगा। आप उतना ही रखोगे, लेकिन आपकी स्पेंडिंग गलत हो गई ना। आप ये फ्री का पैसा बांट दोगे तो आप केपेक्स नहीं कर पाओगे। तो अगर आप गवर्नमेंट में स्पेंडिंग नहीं कर सकते हो, आप फिस्कल डेफिसिट कॉन्स्ट्रेन रखोगे, then the entire onus lies on Reserve Bank of India to kickstart the economy. जब 5.5% ओवरनाइट रेट होते हैं और 1 या 2% या 3% इन्फ्लेशन होता है तो उसे पॉजिटिव रियल रेट बोलते हैं। जिस कंट्री में पॉजिटिव रियल रेट होते हैं ना, उस कंट्री में ग्रोथ बिकम्स डिफिकल्ट। ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ इज गुड, प्लीज अंडरस्टैंड। जो इंडेटेड नहीं है उसके लिए बहुत अच्छा है, बट एन इकोनॉमी विच इज गेटिंग इंडेटेड, जहां 90% आपका डेट टू जीडीपी हो गया है, जहां रिटेल हैज स्टार्टेड गेटिंग इंडेटेड, आपको वो 3 से 4% इन्फ्लेशन चाहिए, लाइक एन ऑक्सीजन। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको वैल्यूएशन मेंटेन करनी है और इवन ग्रो भी करनी है, एंड यू वांट मोर कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट, देन यू रिक्वायर आरबीआई टू कट रेट्स, बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा। और प्राइवेट सेक्टर तो वैसे भी नहीं खर्च करेगा। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में नहीं खर्च कर रहा, तो मैं इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, इंडियन कॉर्पोरेट्स को। वो इसलिए नहीं कर रहा, चाइना में 109 ईवी मैन्युफैक्चरर है, 109। उस कंट्री में, वो कंट्री किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाती है ना, वहाँ प्रॉफिट जीरो हो जाते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। हर कोई डर जाता है, राइट? तो कोई भी क्यों, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो यूएस में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जिस इंडस्ट्री से चाइना निकलेगा ना, उस इंडस्ट्री में फाड़ के प्रॉफिट्स आ जाएंगे ग्लोबली। ओके, तो अगर वो बोलता है कि मैं स्टील में कैपेसिटी कम कर रहा हूं, तो आप मान के चलना फाड़ के प्रॉफिट्स आ जाएंगे, जो भी बचे लोगों में। बट फॉर द टाइम बीइंग we've all become a state sponsored capitalism where government decides कि यार जब तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं आएगी या गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, कॉर्पोरेट स्पेंड नहीं करेगा। तो अगर कॉर्पोरेट स्पेंड नहीं करेगा, गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करेगी, देन द ओनस लाइज ऑन आरबीआई। भाई रेट काटो। आप उसमें बोल सकते हो यार $90-92 रेट काटेंगे तो करेंसी टूट जाएगी, बट लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, वो 1992 इसलिए है क्योंकि गोरा पैसा निकाल रहा है, और गोरा पैसा इसलिए निकाल रहा है क्योंकि वो ग्रोथ नहीं देख रहा है आपके यहाँ। अगर ग्रोथ आएगी तो हो सकता है वो पैसा वापस आ जाए। चिकन एंड एग स्टोरी। इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उसको ग्रोथ नहीं दिख रही है। आप आप बोलते हो कि मैं रेट काटूंगा तो करेंसी टूट जाएगी। भाई रेट काटोगे, अगर ग्रोथ आई तो करेंसी टूटेगी नहीं, करेंसी एप्रिशिएट भी हो सकती है। तो वो करेंसी के पीछे आप सोचो नहीं इस समय कि यार करेंसी पे आप तब सोचना चाहिए जब 5 से 6% इन्फ्लेशन हो।
राइट। प्रॉब्लम 5 से 6% नहीं है, स्टैगफ्लेशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम है डिसइंफ्लेशन। डिफ्लेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, डिसइंफ्लेशन। Disinflation. यू नीड And we need inflation. यू नीड इन्फ्लेशन। Yes. 3-4% इन्फ्लेशन चाहिए अपने को, तो उसके लिए रिजर्व बैंक, the onus is on Reserve Bank of India to cut the rates and not think about what Fed will do, what happens to rest of the world. Oil is contained. देखो आपके 3 बड़े इंपोर्ट होते थे, ओके? एक तो आप यूजलेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते थे, जो आपने खुद ही करना बनाना चालू कर दिया, आप एक्सपोर्ट करते हो। आप ऑयल का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऑयल सस्ता हो गया, राइट? चाहे गवर्नमेंट ने सस्ता नहीं करके दिया, लेकिन ऑयल सस्ता हो गया। तो आपका सबसे बड़ा जो आ रहा है डेफिसिट, वो सिर्फ गोल्ड की वजह से आ रहा है ना। और आ किसकी वजह से रहा है? और गोल्ड भी इसलिए आ रहा है क्योंकि इक्विटीज आर नॉट डूइंग वेल। समझो, इक्विटीज विल स्टार्ट डूइंग वेल, सम पार्ट ऑफ दिस गोल्ड फ्लो विल आल्सो गो इनटू इक्विटीज। लोगों ने साल भर से अगर रिटर्न नहीं देखा, तो लोग बोल रहे हैं, और किस में रिटर्न देखा पिछले साल भर से? गोल्ड में देखा। तो आपका फ्लो अपने आप चेंज हो गया इक्विटी से गोल्ड में। और गोरे को और एफआई को दिख रहा है बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आपके पास ग्रोथ नहीं है। सो योर प्रॉब्लम टुडे इज ग्रोथ, nominal GDP. You bring your nominal GDP, some of this gold flow will go into equities, FI will come back and currency will appreciate. Correct. Very said. Very right. Very right. और थोड़ा बहुत जो पैसे लोग बना रहे हैं वो आईपीओ में क्या चल रहा है फ्रेंजी यहाँ पे, मतलब अरे वो भी गलत चीज है। आप क्या है, मैं अभी कोई प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। यूएस buybacks all time high. China is doing massive buybacks. Japanese companies are doing massive buybacks. ओके, आप कंपेयर करते हो ना, अरे यार चाइना जापान में मार्केट्स आर डूइंग, क्योंकि वहां नेट सप्लाई ऑफ स्टॉक्स नहीं है, वहां नेगेटिव है। आपके यहाँ हर रोज की नेट सप्लाई ऑफ स्टॉक्स है। इफ एवरीथिंग इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, you constrain the supply, demand remaining the same, the prices move up, which happens in Japan, China and US. But in our country, demand remaining the same, you continue increasing the supply, what happens? It's a simple economics. एग्जैक्टली। एक एक दिन में 3-3 आईपीओ सर, और वो भी क्या, मतलब कुछ भी चल रहा है। The liquidity, no, they suck away the liquidity. यस, आपको अगर इतने आईपीओ लाने, तो आपको ग्रोथ लानी पड़ेगी। करेक्ट 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 करेक्ट। तो सर एक एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए जैसे आपकी बहुत सारी स्टडीज और थ्योरीज हम लोगों ने समझी पढ़ी है, 3 से 5 साल का व्यू बनाए, और ये एक एजम्पशन लेके चले कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों री इन्फ्लेशन, गुड इन्फ्लेशन को पुश कर रहे हैं, जीएसटी काट रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो 3 to 5 years में विच सेक्टर यू सी कि इंडिया का ये जो है बढ़िया करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको 2-3 सेक्टर्स आज से शायद 2-3 साल से मैं यही 2-3 सेक्टर्स बोलता रहा। वन इज द एंटायर इलेक्ट्रिफिकेशन इकोसिस्टम। ओके, उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। आप इलेक्ट्रिफिकेशन डालो, इलेक्ट्रिक ग्रिड से लेकर वायर से लेकर आपको सब कुछ, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। सेकंड इज डिफेंस टेक। डिफेंस टेक, या डिफेंस और डिफेंस टेक रिलेटेड, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, there are good engineering companies over in India which are getting a lot of work from global defense companies. And they're not going to China, it's coming to India. So this is the second one. And the third one, apart from commodities, because currency tooti hai, the commodities do well. And the third one where it has not worked is actually tourism. That was because as Indians become rich because of the gold part, they will go for experience. The problem is there is nothing to experience in India. It's just we are infrastructure constrained. That's why this spending is not happening in India. This spending is happening in Vietnam. The spending is happening in Thailand or some other Turkey, even Turkey also, or some of these CIS countries. It is not happening in India because we are just infrastructure constrained. So this part did not work. The third part. So otherwise, electrification and defense tech plus commodities is the only place where I'm invested for last 3 years, and I will continue to invest for the next 3-4 years. सर डिफेंस टेक में लेकिन ज्यादातर हमने देखा सरकारी कंपनियां हैं। टेक में है, एक्चुअली इंजीनियरिंग रिलेटेड है। मैं कंपनीज के नाम नहीं लूंगा। I agree. Have it with me. So they are reasonably good companies, done very well. P multiples are obviously all time high.
but that's fine, that's okay. I do not, and you go for some time correction also, that's fine. But I'm happy with my India portfolio. The thing is, I only want to look at where the even 9% nominal GDP में, there will be some companies which will grow at 15, 18 or 20%. Some companies, not a lot of companies, some companies will grow. What are these companies? These are the companies which government will make a priority. These are the companies where you do not get a competition from China. These are the companies where you are a support system or do some basic work for Western companies, which are now going for reindustrialization or which are now going for increasing their spending on defense. Rest of the world is increasing its spending on defense. Yes. Spending is easy part, but कोड तो इंडिया में लिखा जाएगा ना. Yes, यूरोप तो काफी 5% ऑफ द जीडीपी तक करना है. सब, लेकिन तुम्हारे पास तो इंजीनियर्स ही नहीं बचे हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड में इंजीनियर्स ही नहीं है. फोर्ड के सीईओ को अभी हिज इरिटेशन लेवल देखो कि यार मेरे पास $1 लाख के जॉब्स हैं, 5,000 जॉब्स हैं इलेक्ट्रिशियन के, है ही नहीं. कहीं भी नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में. तो वो क्या करेंगे? वो वाले जॉब्स तो आपको इंडिया में ही देने पड़ेंगे ना, जो भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं. करेक्ट. सो हमने बात की अपनी इकोनॉमी की, ग्लोबल इकोनॉमी की, जापान की, गोल्ड सिल्वर की, और 3 सेक्टर पे भी हमने बात की जो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं. वहां पे आप कर सकते हैं. नेट स्टोरी ये बनी कि हमें ग्रोथ चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड. वो भी नॉमिनल जीडीपी जब तक ऊपर नहीं आएगी, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होंगे, और फिर मिड कैप स्मॉल कैप को चलना इम्पॉसिबल है. क्योंकि अभी भी अगर आप 22-23 के मल्टीपल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो एक तरीके से फुली वैल्यूड है. 25 पे तो वैसे ही लोग कहते हैं कि ओवर वैल्यूड हो गया, फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो ही जाते हैं लोग. सो वी विल सी कि क्या होता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, क्योंकि बजट है इंडिया में और लोग इसको कहते हैं नॉन इवेंट, लेकिन हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा उसको भी देख लेते हैं. तो नेक्स्ट 2-3 मंथ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. बहुत सारी जगहों पे फेड पॉलिसीज और ये सब होंगी, और प्लस वो होगा, तो हम लोग उसको नजर रखेंगे. उसके बाद एक बार फिर से रितेश जी के साथ बैठेंगे और फिर असेस करेंगे कि अब क्या बदला, 3 महीने में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और जो हमारे माइलस्टोन्स होते हैं जिसके बाद हम शो करते हैं, तब तक हमें लगता है 3 महीने में कोई ना कोई माइलस्टोन आ ही जाएगा. तो हम फिर से रितेश जी के साथ बैठेंगे. सर थैंक यू सो मच. आपसे हमेशा बात करना मजा आता है, और इंडिया में आपके फैन की बहुत बड़ी संख्या है. जब आप इंडिया आएंगे ना तो फिर देखिएगा, आप मजा आएगा. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बातचीत करने आपसे.